हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 15 का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा चलाया जा रहा है री एग्जाम का टेस्ट सीरीज, उसका हम लोग टेस्ट नंबर 15 का शॉर्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। टोटल 100 प्रश्न होंगे, मतलब फुल डिस्कशन होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बतलाते हुए भी, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हुए भी हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। इस टेस्ट का जो पीडीएफ है, आपको अभी स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा, उस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रीजनिंग है। तो रीजनिंग को हम लोग क्या करते हैं, मैथ वाले सेशन में करते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोदान। गोदान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। देखिए गोदान जो है वो एक उपन्यास है, और इसके लेखक कौन है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका लेखक की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो है गोदान उपन्यास जो है लिखा गया है। और बात कर लेते हैं अगर मुंशी प्रेमचंद्र जी की, तो इनके द्वारा जो है और भी बहुत सारी उपन्यास लिखा गया है, जैसे कि निर्मला, प्रतिज्ञा। आप लोग नोट करते चलिएगा, हो सकता है ये ना पूछ करके ये पूछ दे, इसलिए अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम के टाइम आपको याद आ जाएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग याद लिखते चलिएगा जैसे हम बताते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र के और हो जाएगा उपन्यास, जैसे निर्मला हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, प्रेमा हो गया, रंगभूमि हो गया, और एक दो हो जाता है जैसे ये कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। ये सब क्या है, गोदान। ये सब है प्रेमचंद जी का उपन्यास है। बात कर लेते हैं अगर अज्ञेय का, तो अज्ञेय जो है ये एक जीवनी है नदी के द्वीप के ऊपर। अज्ञेय जो है एक जीवनी है, नदी के द्वीप को लेकर के एक जीवनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन करते हैं और ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेकर के 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए 100 अजान एक सुजान ये भी एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी जो है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी का, तो इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है, ये सब आप लोग याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। इनके द्वारा जो लिखा गया है, जैसे हो गया अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन। एक है खूनी कौन, अद्भुत खून, अद्भुत लाश, मतलब जो खून, भूत, मूंगा और लाश वास जिससे इस तरह का जो उपन्यास है वो गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखा गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल याद रह जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं लज्जाराम मेहता का, तो लज्जाराम मेहता के द्वारा 2 उपन्यास लिखा गया है, जैसे स्वतंत्रता रमा और परतंत्र लक्ष्मी। एक है धूर्त रसिक लाल आदर्श दंपति। ये दोनों जो है लज्जाराम मेहता के द्वारा उपन्यास लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 8 क्या कर रहा है, देखिए अग्नि का परिवाची कौन सा नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन है, वो अग्नि का परिवाची है और कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल जो है इसका परिवाची क्या होता है, हवा होता है। अनिल का क्या होता है, हवा। अनिल का परिवाची क्या होता है, हवा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। अगर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो का, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये मतलब कि चंद्रबरदाई के जो है द्वारा लिखा गया है। चंद्रबरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा गया है। और अगर बात करते हैं कामायनी के, तो ये जो महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कामायनी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। और बात करते हैं एक ऑप्शन है साकेत। साकेत जो है, साकेत किसके द्वारा लिखा गया है, ये है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। आप लोग नोट करते चलिएगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो है साकेत उपन्यास लिखा गया है। साकेत महाकाव्य है ये। बात करते हैं प्रिय प्रवास के जो लेखक है वो क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय है इनके प्रिय प्रवास का लेखक क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
जहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आएगा ना फिर तो वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की पूरा कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम में। अगर थोड़ा सा सजेस्ट या फिर अलग से थोड़ा पूछ दिया इससे रिलेटेड, तो आप लोग एग्जाम में उसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति जो है किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति सिंह के। कीर्ति सिंह, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। और बात करते हैं विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं कुछ रचनाएं जो इनके द्वारा लिखा गया वो याद कर लेते हैं, जैसे कीर्ति लता, कीर्ति पताका तथा पदावली, ये सब जो है रचनाएं विद्यापति के द्वारा किया गया है। बात करते हैं विद्यापति का, तो विद्यापति का जो जन्म है उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी भाषा के कितने कारक होते हैं? तो हिंदी भाषा के कितने कारक होते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, हो सकता है अभी भूल गए होंगे, हम रिवीजन करा देते हैं। देखिए हिंदी भाषा के जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं, और हम लोग टोटल कारक का भी रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी कौन कौन से कारक होते हैं? 8। तो इसमें देखिए पहला क्या हो जाता है, कर्ता, दूसरा हो जाएगा कर्म, तीसरा हो जाएगा करण, आप लोग नोट करते चलिएगा। तीसरा करण, चौथा हो गया संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा हो गया संबंध, सातवां अधिकरण और 8वां संबोधन। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। 30 मिनट में इसको खत्म कर देंगे, आप लोग बस वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। 30 मिनट में पूरा शॉर्ट सोल्यूशन हम लोग खत्म कर देंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 12 क्या कर रहा है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो जैसे कि एक हम पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, इसको कैसे बनाए थे देखिए। एक इसका बचपन में हम लोग के जो टीचर्स थे वो ऐसे पढ़ाए थे कि एक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर एक तो है संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, को के लिए दोनों है, तो संप्रदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान। आप लोग समझ गए? देखिए क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, आप लोग लिख लीजिएगा, कर्ता ने, एक तरफ कर्ता लिखिएगा, दूसरी तरफ ने लिखिएगा। कर्ता ने, फिर पहले एक इसको देखिए इस तरह से याद करना आपको, कर्ता से लेकर के संबोधन तक पूरा इसका कारक का भेद लिख लेना है, और एक मिनट और फिर क्या करना है, जैसे कर्ता के सामने क्या लिखना है, ने, तो कर्ता ने, फिर कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के री रा रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हे ओ है। बस इतना आप लोग लिख लीजिएगा ना। ज्यादा से ज्यादा पूछता है अपादान से लेकर के ऊपर ही, और फिर कभी कभी संबोधन के बारे में पूछता है, अधिकरण भी पूछता है, तो में ऊपर हो जाएगा अधिकरण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैथ का, जो है हम लोग अलग सेशन में करते हैं, मैथ का सेशन अलग करते हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा ज्ञान बिंदु स्टडी चैनल पे। और इसका पीडीएफ जो है आपको स्टार्टिंग में एक नंबर दिखा होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जीके का? अभी तक तो मैथ ही दिख रहा है, हाँ 23। चलिए 23 देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्या कह रहा है देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य थे? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 193 सदस्य। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में 193 सदस्य थे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे विश्व बौद्धिक संपदा आ गया, तो इसके जो संगठन है, इसके जो संगठन की स्थापना ये कब हुई थी? तो 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो हो जाएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा। अच्छा से लिखा नहीं रहा, आप लोग सुन करके जो है नोट कर लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा जेनेवा। और ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और बता दे कि भारत जो है इसका संगठन है, इस संगठन का सदस्य क्या है? भारत भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 30 मिनट में दोस्तों इसको उड़ा देंगे बिल्कुल। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को जो है मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 25। 25 नंबर क्या करे देखिए, खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं? खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं? तो इसके 3 स्तर होते हैं। जैसे पहला स्तर क्या हो जाएगा, प्राथमिक खाद्य संस्करण प्रसंस्करण, दूसरा हो जाएगा द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा हो जाएगा तृतीय खाद्य प्रसंस्करण। प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण में जैसे कि हो गया, इसमें कृषि उत्पाद जैसे कच्चा गेहूं के दाना या पशुधन हो गया, इस तरह के जो चीज है वो अंततः खाया जा सकता है। ये सब जो है प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। और आगे दूसरा हो जाएगा द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण, जैसे इसका उपयोग के लिए जो तैयार सामग्री से भोजन बनाने की रोजमर्रा की प्रक्रिया जो है ये सब शामिल रहता है। जैसे रोटी पकाना, मछली को किण्वित करना, शराब या बियर बनाना, ये सब द्वितीय खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। तृतीय की बात कर लेते हैं, तो तृतीय में जैसे ये व्यवसायिक उत्पाद को शामिल किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे बनाए हुए खाद्य पदार्थ को ठंडा होने पर पुनः गर्म करके परोसना जो है वो तृतीय खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। जैसे वायुयानों एवं रेलगाड़ियों में परोसा जाने वाला भोजन, वायुयान जैसे कि जहाज, हवाई जहाज और ट्रेन पे, ये सब जो है खाना पहले से बना रहता है और जब ठंडा हो जाता है तो फिर उसको पुनः गर्म करके जो यात्रियों को खिलाया जाता है। ये सब जो खाना होता है ये सब जो है तृतीय खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 26 देखिए इंग्लिश है। देखिए दोस्तों इंग्लिश मेरा उतना मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे ढंग से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा। चलिए क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि इसमें एक ये मतलब कि चूज करना है कि इसका क्या परिवर्तन होगा। करेक्ट कह रहा है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कह रहा है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट स्पीच जो कि सेंटेंस में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहा है पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। ये कह रहा है पैसिव वॉइस, एप्रोप्रिएट द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको क्या कर रहा है, बनाने के लिए कह रहा है। ये एक्टिव वॉइस था और ये था पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 28 कह रहा है फिल इन द सुटेबल वर्ब्स। मतलब एक सेंटेंस है और इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें एक इस सेंटेंस के आधार पर जो सूट करता है वो वर्ब इसमें इनपुट करना है ऑप्शन से। तो क्या कह रहा है, शी डज नॉट फिल इन द ब्लैंक टू डू दिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीड। मतलब शी डज नॉट नीड टू दिस वर्क, शी डज नॉट नीड टू डू दिस वर्क। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने में। ये शायद मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। बाद बाकी अगर आप लोग को अच्छे से पता है तो आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश मेरा कमजोर है, हम पहले बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 29 क्या कहता है, अ नंबर ऑफ बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग देयर। अ नंबर ऑफ बॉयज फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग देयर। कह रहा है कि एक नंबर ये भरना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी मतलब आर। इसका एक्जुअलरी वर्ब भरना है। ये सब जो है इज, हैज, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, एक्जुअलरी वर्ब इसको कहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे यही भरना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 30 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रीपोजिशन। मतलब कह रहा है कि एक सेंटेंस है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब भरना था, इसमें क्या है प्रीपोजिशन भरना है। क्या कह रहा है, ही हैज नॉट रिप्लाइड, ही हैज नॉट रिप्लाइड फिल इन द ब्लैंक्स माय लेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू। ही हैज नॉट रिप्लाइड टू माय लेटर, उसने मतलब मेरे पत्र का जवाब नहीं दे सका। ही हैज है ना, तो हो सकता है ये हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 31, चूज द करेक्टली आंसर। मतलब एक लाइन है, इसके अनुसार जो है राइट आंसर को मतलब करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्या कर रहा है, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। इसके अंतर्गत कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, मतलब इसका हिंदी का हो जाएगा दोपहर के समय का शो, यही तो होगा। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय का शो, तो क्या हो जाएगा मैटनी। चलिए, और ये स्क्रीनिंग का अगर बात कर ले तो जैसे किसी से छुपा के, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, किसी से छुपा के। और अगर मूवी का बात कर लेते हैं तो जैसे ये फिल्म का बात कर लेते हैं जैसे सिनेमा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर देखिएगा यही है, तो हम ये बता दिए, आगे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 32। 32 का रहा है कंपल्सन टू स्टील, कंपल्सन टू स्टील मतलब क्या कह रहा है, कंपल्सन टू स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्पोटिमानिया, कैल्प्टोमानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड, फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड। इसमें जो चार ऑप्शन है इसमें कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, तो बाद बाकी सब सही है। और ये जो है टेरिफ, फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टेरिफ। टेरिफ जो है सही वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 34, देखिए 34 आ गया जीके। चलिए जीके आ गया दोस्तों। क्या कह रहा है, अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया है, अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल पेंशन योजना जो है 2015 में शुरू किया गया है। और बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे इस योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुई थी, 9 मई 2015 की तो को नरेंद्र मोदी, हम अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार मोदी सरकार के द्वारा किया गया है ये अटल पेंशन योजना 2015 में। और बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना के थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को एक सुरक्षित और नियमित पेंशन प्रदान करना, मतलब इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करना। और इसमें जो 60 वर्ष की आयु के बाद है ना, 60 वर्ष के आयु के पश्चात ही जो है 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की। कौन फोन कर दिया, एक मिनट वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए एक कॉल आ गया था, वो हॉस्टल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है ना, हॉस्टल से ही कोई जो भैया है वही कॉल किए थे, ठीक है, वो कुछ पूछ रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कहाँ तक हम लोग हो गए थे, अटल पेंशन योजना हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के शासन काल में सर्वप्रथम बनाई एवं शुरू की गई थी। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई एवं सर्वप्रथम शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी के जो शासनकाल में है नई आर्थिक सुधार नीति की जो रूपरेखा वो तैयार की गई थी। और ये कब तैयार की गई थी, राजीव गांधी के शासनकाल की बता देते, ये 1985 में तैयार की गई थी। और उसके बाद फिर जो दूसरी नई आर्थिक जो आई थी, दूसरी नई आर्थिक, ये तो पहली थी राजीव गांधी के समय, और अगर नई आर्थिक सुधार की अगर दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर जो है पीवी नरसिम्हा राव जो कि 1991 में जो है ये लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सब फैक्ट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस टाइप का भी, इस पॉइंट से भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग से ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 36 क्या कह रहा है, देखिए 36 कह रहा है भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया है, भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1982 में। 1 जनवरी 1982 को जो है निर्यात आयात बैंक की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी लेना है तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, अगर कल की खुशी चाहिए तो आज आपको एकदम जान लगा देना है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 37 कह रहा है हाउ टू पे फॉर वॉर किसकी पुस्तक है, हाउ टू पे फॉर वॉर जो एक है हाउ टू पे फॉर वॉर, ये जो है किसकी पुस्तक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किन्स की जो है ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए किन्स की जो है ये हाउ टू पे फॉर वॉर जो है पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है 1940 में प्रदर्शित किया गया था मैकमिलन एंड कंपनी के द्वारा। यहाँ पे लिख देते हैं
मैकमिलन हो गया, मैकमिलन एंड कंपनी। ये भी हो सकता है, पूछ सकता है कि हाउ टू पे फॉर वार किस कंपनी के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया था, तो मैकमिलन कंपनी के द्वारा किया गया था। ये जो है 1940 में जो है हाउ टू पे फॉर वॉर पुस्तक किन्स के द्वारा 1940 में मैकमिलन कंपनी के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, सत्यम समिति किससे संबंधित है? सत्यम समिति जो है किससे संबंधित है? सत्यम समिति की अगर बात करें तो ये वस्त्र नीति से संबंधित है, वस्त्र नीति से। कुछ चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं वो किनसे संबंधित है, तो जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। महालनोबिस समिति, ये जो है ये संबंधित क्षेत्र कौन है इसका? राष्ट्रीय आय से संबंधित है महालनोबिस समिति। और हो गया जैसे खुसरो समिति, ये कृषि साख से संबंधित है। मल्होत्रा समिति की अगर बात करें तो ये बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। और एक बात कर लेते हैं, आबिद हुसैन समिति, ये लघु उद्योग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 39 क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में गंधार शैली की कला जो है सम्मिश्रण दिखता है किस कला से? कला से? चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है किसमें? भारत में गांधार शैली की जो कला है वो दिखता है भारतीय यूनानी की कला का सम्मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 40 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल मॉडरेट ही आता है। इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में सेटर लोग बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था? बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये पद चिन्ह था। आइए बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे घटना जैसे क्या होता है, घटना और प्रतीक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो जैसे भगवान बुद्ध का जो है जन्म के समय जन्म का जो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है? कमल एवं सांड। और गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल। और ये निर्वाण का प्रतीक क्या था? पद चिन्ह। और अगर मृत्यु की बात करें, महापरिनिर्वाण की बात करें, तो उस समय का प्रतीक क्या था? स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 41। अच्छा, बुद्ध की ये जो पिछला क्वेश्चन बुद्ध था, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ये तो छूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 41 कह रहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। कौन किया था कन्नौज पर अधिकार? जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गया था तो कन्नौज पर अधिकार कौन कर लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने हर्ष की मृत्यु के बाद जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। बात कर लेते हैं हर्ष की। तो हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया था। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः इसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद हर्ष के शासनकाल की तथा समाज की जानकारी बाणभट्ट के द्वारा रचित है। मतलब हर्षवर्धन के शासनकाल तथा उनके समाज की जो जानकारी है वो बाणभट्ट के लेखक, जैसे हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है ना, वही बाणभट्ट की पुस्तक में जो है हर्षवर्धन के पूरा ये जानकारी मिलता है। उनका चलचित्र जो है उन्हीं के है। और अगर बात कर लेते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ह्वेनसांग के स्मरण के द्वारा भी मिलता है इनके कुछ प्रकोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 42 क्या कह रहा है, मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था? मुगल कारावास में छत्रपति साहू जी को किसने पाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की पुत्री ने जो है छत्रपति साहू जी को पाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 43 कह रहा है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? मिथिला के कर्नाट वंश के शासक जो है
हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों बता दें, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बहुत ही घातक शासक था। ये अच्छा प्रकोप के शासक था। ये पराजित करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन, अच्छा शासक था। तुगलक वंश के संस्थापक, तुगलक वंश के संस्थापक कैसे करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अच्छा ये था, मतलब शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 44 क्या कहता है? देखिए, सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाना साहब। सती चौरा घटना का जो संबंध है वो नाना साहब से संबंधित है। अगर आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान कर लेते हैं। नाना साहब जो 1857 की क्रांति मतलब कि किस क्षेत्र से ये नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब। और उसी वही मतलब कि 1857 के विद्रोह के समय ही सती चौरा घाट की जो है घटना का संबंध देखने को मिलता है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। कानपुर के जो नाना साहब थे, सती चौरा के पास अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल ले जाने के जो आश्वासन दे दिया था, किंतु उन्हें धोखे से मार दिया था। अंग्रेज जो था ना, उनको बोला था नाना साहब को कि यहाँ से हम आपको सुरक्षित निकालने का आश्वासन दिया था, निकाल देंगे, लेकिन उनको धोखे से मार दिया था। उसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी। 1857 के विद्रोह के समाप्ति के पश्चात नाना साहब और बेगम हजरत महल कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। 1857 के युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुए थे? ये दोनों नेपाल चले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 45। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीगल विचारधारा से प्रभावित है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है हीगल के विचारधारा से प्रभावित था। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं तो बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। फ्रांस एवं प्रसा के बीच जो है सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 में हुआ था। और बिस्मार्क जब चांसलर बना था ना, तो जर्मनी का एकीकरण के लिए सेना का आधुनिकीकरण एवं वाणिज्य एवं उद्योग को जो है बढ़ावा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 46 देखिए क्या कह रहा है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई है? दास कैपिटल पुस्तक की रचना जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में जो है दास कैपिटल पुस्तक की रचना हुआ था। और दास कैपिटल की बात कर लेते हैं तो इसके द्वारा एक फैक्ट है, जैसे समाजवादियों का ये बाइबिल माना जाता है। दास कैपिटल जो है समाजवादी जैसे ये सब हो गया ना, दास मतलब समझ रहे होंगे, ये सब समाजवादी पार्टी का जो है, समाज पार्टी नहीं है, समाजवादियों को ये अलग ये हो गया, समुदाय हो गया। समाजवादियों का जो बाइबिल माना जाता है कौन? दास कैपिटल। अगर बात करते हैं दास कैपिटल के बारे में तो 1867 में ये कार्ल मार्क्स ने जो है रचना किया था। इसका कार्ल मार्क्स लिख देते हैं यहाँ पे, कार्ल मार्क्स लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं रहा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 47 देखिए क्या कर रहा है। 47 कह रहा है, अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की खोज तथा नामकरण किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसको बहुत एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर रदरफोर्ड के द्वारा जो है अल्फा, बीटा और गामा किरण का खोज तथा नामकरण किया गया था। चलिए अगर बात कर लेते हैं रेडियो सक्रियता की, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट, रेडियो सक्रियता की खोज जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरेल ने किया था। कब किया था? 1896 में। 1896 में जो है 1896 में किया था क्या? हेनरी बेकुरेल नामक वैज्ञानिक जो है रेडियो सक्रियता की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 48 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। असत्य मिलान का चयन करे, असत्य मिलान का चयन करे। तो असत्य मिलान का चयन करे तो इसका असत्य करना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या कह रहा है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने में, हाँ सही है। उसके बाद फिर कह रहा है एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में, नहीं, फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक, फोटोग्राफी में जो क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है
फोटोग्राफी में, और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 49 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है। फास्फोरस का ज्वलन जो है निम्न में से किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतः दहन का जो है उदाहरण क्या है, फास्फोरस का जलन। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 से एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे कि माचिस की तिल्ली का जो जलना है, पटाखों का जलना, ये सब क्या है, धूर्त दहन है। माचिस का चिल्ली जलना, यहाँ पे लाल फास्फोरस का बात नहीं कर रहा है, फास्फोरस का ज्वलन सिर्फ कर रहा है, तो ये स्वतः दहन हो जाएगा। और माचिस की तिल्ली का जलना, पटाखों का जलना, ये सब क्या है, धूर्त दहन आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये भी इस टाइप का भी पॉइंट क्वेश्चन में दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, Na2CO3 10H2O, इसका रासायनिक सूत्र रहता है, जिसको धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसको लिख देते हैं क्या, लिख लीजिएगा आप लोग, Na2CO3 10H2O। चलिए, और इसका निर्माण जो है लेवलांक विधि के द्वारा किया जाता है, सोल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। लेवलांक विधि एवं सोल्वे विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 51 जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं। जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथोपोन जो है जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फाइड के मिश्रण को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सफेद कशिश की बात कर लेते हैं तो ये जिंक सल्फेट से संबंधित है। जिंक सल्फेट से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं फिलोसफर रूल, तो ये है जिंक ऑक्साइड से, और ये जिंक आइड भी जो है जिंक ऑक्साइड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 52 कह रहा है, आंतों में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आंतों में प्रोटीन के अवयव जो होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उसके अपघटित करने के लिए किस एंजाइम का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरेप्सिन के द्वारा जो है इरेप्सिन के द्वारा है प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इरेप्सिन के, तो प्रोटीन अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन अवयवों को अमीनो अम्ल में बदल कर देता है। और बात कर लेते हैं माल्टोज का, तो माल्टोज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। और लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अगर लाइपेज की बात करते हैं तो ये जो है इमल्सिफाइड वसाओं को जो है ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में बदल देता है। बात कर लेते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम का, तो अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल एवं पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 54 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सफेद फास्फोरस है। निम्न में से कौन सा क्या है, सफेद फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P4 जो है सफेद फास्फोरस है। अगर बात कर लेते हैं श्वेत फास्फोरस के, तो श्वेत जो मतलब सफेद फास्फोरस के सभी अपरूपों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। अगर बात करें लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस क्या होता है, P2 को क्या कहता है, लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 55 कह रहा है, नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एसीटोन जो नाखून पॉलिश परिमार्जन में जो है एसीटोन रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष तल से कौन बनाता है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कौन बनाता है। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के किस कक्षा तल से कौन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66.5 डिग्री जो है
तल कौन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 57 कह रहा अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति जो है कैसे होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से। मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से, ये संगम से। अब बात कर लेते हैं कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के संगम से जो है अगुलहास धारा की उत्पत्ति होती है। यह एक गर्म जलधारा है, ये दोनों क्या है, एक गर्म जलधारा है, जो कि कहाँ है, अफ्रीका के दाएं छोर में बहती है, अफ्रीका के दाएं छोर तक बहती है। आइए कुछ अन्य जलधारा एवं उनकी अवस्थितियां जान लेते हैं। जैसे कि लेब्राडोर की जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की अवस्थी है, ये ठंडी है। उसके बाद फिर है बेंगला जलधारा, ये भी ठंडी है, ये भी अटलांटिक महासागर। कैनारी जलधारा, ये भी ठंडी है, ये भी अटलांटिक महासागर की अवस्थिति है। उसके बाद हमबोल्ट या पेरुवियन जलधारा, ये भी ठंडी है, ये प्रशांत महासागर में। उसके बाद बात कर लेते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये जो है ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये गर्म है, ये भी कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 58 प्रेम पानी लाओ जी, प्यास लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 58 देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ला प्लाटा अर्जेंटीना, ये जो है सुमेलित है। एयरक्राफ्ट जो है ला प्लाटा अर्जेंटीना में जो है एयरक्राफ्ट उद्योग से संबंधित है। मतलब एयरक्राफ्ट जो उद्योग है वो कहाँ से, अर्जेंटीना के ला प्लाटा से संबंधित है। ला प्लाटा की अगर बात करें तो अर्जेंटीना का एक ऐसा शहर है जहां महत्वपूर्ण उद्योग एयरक्राफ्ट, रसायन व लौह इस्पात से संबंधित है, ला प्लाटा। अगर बात कर लेते हैं नागासाकी का, नागासाकी, तो यहाँ पे लौह इस्पात होता है, वस्त्र उद्योग नहीं होता है, यहाँ पे लौह इस्पात होता है। लौह इस्पात लिख देते हैं, लौह इस्पात आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर बात कर लेते हैं कि कोबे का, ये कोबे जापान, तो यहाँ पे जूट निर्माण नहीं, यहाँ पे लौह इस्पात होता है, यहाँ पे भी लौह इस्पात होता है, लौह इस्पात होता है। अगर बात कर लेते हैं मराकैबो जो वेनेजुएला में है, तो यहाँ पे शराब उद्योग नहीं होता, यहाँ पे तेल से संबंधित है, मतलब तेल शोधन है, तेल शोधक कारखाना है मराकैबो वेनेजुएला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 59 कर रहा है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा जो है सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में यहाँ पे। तो कह रहा है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा है, जिसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिण अमेरिका के चिली से, दक्षिण अमेरिका के चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि देशों में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, आटाकामा, जो कि सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और जान लेते हैं। जैसे आटाकामा मरुस्थल के निर्माण का प्रमुख कारण क्या था, एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया में पड़ना। एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया में जो पड़ना जो है आटाकामा मरुस्थल का निर्माण का सबसे मुख्य कारण था। और वृष्टि छाया में होने का कारण क्या होता है, यहाँ वर्षा नहीं होता है। एवं दूसरा कारण पेरू की ठंडी की जलधारा, ठंडी की जलधारा के कारण भी जो है आटाकामा मरुस्थल का निर्माण के बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 60 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 60 कह रहा है कोल डैम परियोजना से संबंधित राज्य। कोल डैम परियोजना की बात करें, कोल डैम परियोजना जो संबंधित राज्य, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित, ये सतलज नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में संबंधित है। कोल डैम परियोजना कहाँ है, सतलज नदी के निकट है और वो हिमाचल प्रदेश के संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ परियोजना और कुछ राज्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे तवा परियोजना तवा नदी के संबंधित है, तवा परियोजना जो है तवा नदी में है और ये है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कह रहा है कि पोचमपाल परियोजना, ये सब एक्स्ट्रा है थोड़ा। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में ये सब फैक्ट पूछा गया है, इसलिए ये सब फैक्ट हम आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, पोचमपाल परियोजना जो है गोदावरी नदी में से है और ये किस राज्य में है, कर्नाटक में है। गोदावरी की बात कर लेते हैं नदी की, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा दूसरी नहीं, दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है वो गोदावरी नदी कहलाती है। अगर बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की सबसे ये मतलब कि ये
ये मतलब शुद्ध शुद्ध नदी का दक्षिण भारत की सबसे शुद्ध नदी मतलब स्वच्छ नदी की बात करें तो हो जाएगा कावेरी नदी, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मतलब स्वच्छ गंगा के नाम से भी जाना जाता है कावेरी नदी। चलिए और कुछ हम क्या बात कर रहे थे, परियोजना के बारे में बात कर रहे थे। जैसे इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना कहाँ है, पेरियार नदी में, केरल से संबंधित है, केरल में। और जैसे मान लेते हैं तिलैया परियोजना, ये बराकर नदी झारखंड से संबंधित है। झारखंड में जो क्या है बराकर नदी में क्या है, बराकर नदी में तिलैया परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। क्या हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 61। भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य, भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम जो है भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला राज्य है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन थे, तो अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता था। अल्बर्ट हावर्ड आप लोग लीजिए अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है कौन, आधुनिक जैविक कृषि के जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन 62। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की घटता क्रम क्या हो जाएगा, मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की घटते क्रम के बारे में हम लोग को दर्शाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम बता देते हैं किसका किसका कितना है। पुदुचेरी की अगर बात करें तो पुदुचेरी का कितना हो जाएगा, पुदुचेरी का हो जाएगा 1037 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर बात करें लक्षद्वीप का कितना हो जाएगा, इससे कम लक्षद्वीप का हो जाएगा 947 हो जाता है। उसके लिंगानुपात के बारे में बात करें, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं तो हो जाता है 876। अब ऑप्शन से लगा लीजिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा पुदुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान निकोबार, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 62 का क्या हो जाएगा डी, अरे क्या हो गया जी, हाँ 62 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 63। देखिए दोस्तों 63 क्या कर रहा है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, त्रिवेणी नहर में जो है वो किस नदी से पानी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर में पानी आता है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान कर लेते हैं। जैसे त्रिवेणी नहर की बात करें तो ये चंपारण जिला में जो है सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है, चंपारण जिला। और जो गंडक के बाएं तट से जो निकलती है, गंडक के जो है ये बाएं तट से निकलती है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1960 में हुई थी। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना के नाम परियोजना भी जाना जाता है। ये बिहार की जो है सबसे बड़ी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार के बारे में। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में जो है, उत्तरी गंगा के मैदान, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो है, बलथर मिट्टी दक्षिणी गंगा के मैदान की तरफ पाई जाती है हल्का फल्का, लेकिन उत्तरी गंगा के मैदान की तरफ जो है ये बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम लोग ये हो गया ना 64, अब 65 की ओर चलते हैं। देखिए 65 क्या कर रहा है दोस्तों, 65 का रहा है निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग जो है द्रव की श्यानता मापने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम जो है इस नियम का प्रयोग से जो है द्रव की श्यानता मापने का जो है काम किया जाता है। स्टोक्स का नियम के द्वारा जो है श्यानता मापने का काम किया जाता है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि प्रशीतक में ऊर्जा प्रवाह जो है ठंडी वस्तुओं को कैसे गर्म वस्तुओं की ओर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 ये आ भी गया। देखिए प्रशीतक ऊर्जा प्रवाह के बारे में देखिए पूछ रहा है यहाँ पे। प्रशीतक ऊर्जा प्रवाह के बारे में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रशीतक में ऊर्जा प्रवाह होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जो होता है प्रशीतक रेफ्रिजरेटर जो होता है ऊर्जा प्रवाह होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 67। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है दोस्तों, आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का जो उपयोग किया जाने लगा है, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 68। 68 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 68 कह रहा है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र जो क्या है, मतलब किसी वस्तु के उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइलेटोमीटर। डाइलेटोमीटर जो है उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइलेटोमीटर। डाइलेटोमीटर। बात कर लेते हैं डेंसिटी मीटर की, तो यह है घनत्व मापने का यंत्र। डेंसिटी मीटर की बात कर लेते हैं तो ये घनत्व मापने का यंत्र कहलाता है। अगर बात कर लेते हैं कुलिज नली की, तो ये जो है एक्स किरणें को उत्पादन करने में जो है नीलीनुमा उपकरण का काम करता है। ये एक्स किरणें के उत्पादन करने में जो है काम करता है कौन, कुलिज नली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था किसने, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूटन। जो न्यूटन ने प्रकाश का कणिका का सिद्धांत दिया था। बात कर लेते हैं प्रकाश की तरंग सिद्धांत जो है हाइजेंस ने दिया था। अगर बात कर लेते हैं प्रकाश का कणिका का सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम कौन दिया था, तो दार्शनिक ने 1637 में दिया था, जिसके बाद न्यूटन उसको और विकसित कर दिया था। उसके बाद प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का श्रेय किसको माना जाने लगा, न्यूटन को ही माना जाने लगा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने कब दिया था, 1905 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सब एक ही चीज बाकी देता है, बताइए तो ये कहाँ तक का जायज है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 70 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कूलॉम का नियम। चला क्वेश्चन है पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है, तो ये कूलॉम के नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है 71 दोस्तों, सरल आवृत्ति गति कर रहे कण पर कार्यशील बल क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है ये। चलिए, और ये कब होता है, क्योंकि ये जानते हैं चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान के जो है 1/6 गुना होता है। अतः चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर तथा उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 72, किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, किस शासक को कश्मीर का नीरो कश्मीर का हीरो कहा जाता है, कश्मीर का नीरो कहा जाता है, पता नहीं मिस प्रिंट है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का हर्षवर्धन का कह रहा है कि इसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था और राज्य में आंतरिक अशांति के कारण जो है उत्सल एवं सुत्सल नामक भाइयों ने विद्रोह किया था। उत्सल एवं सुत्सल नामक भाइयों ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह में लगभग 1101 में हर्ष एवं उसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। ये हर्षवर्धन नहीं है, हर्ष है, कोई और है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 73, सिंध का अंग्रेजी राज में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपियर को जो है विलय के बाद सिंध के अंग्रेजी राज में विलय के बाद नेपियर को जो है अंग्रेजी सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो एलन बरो के शासनकाल जान लेते हैं। एलन बरो के शासनकाल को एलन बरो के शासनकाल जो कब था 1843 में था। एलन बरो के शासनकाल कब था 1843 था और एलन बरो के शासनकाल में ही जो है सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था
और उनके शासनकाल में ही जो है चार्ल्स नेपियर को जो है बनाया गया था। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल कब था? 1842 से 1844। 1842 से कब था? 1844 था लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए क्या है इसमें, कह रहा है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही ने जो है ओल्ड मैन इन हरी का उपनाम दिया गया था और इसके शासनकाल में दास प्रथा का अंत एवं देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना प्रस्तुत की गई थी। थॉमसन योजना जो है ये एलनबरो के शासनकाल में ही प्रस्तुत की गई थी 1842 से 44 के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, फ्लॉड कमीशन का संबंध किससे है? फ्लॉड कमीशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी व्यवस्था की जांच से जो है फ्लॉड कमीशन की संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जैसे जान लेते हैं फ्लॉड कमीशन के बारे में। जैसे क्या कह रहा है, तो फ्लॉड कमीशन का संबंध जो है जमींदारी व्यवस्था से है। उसके बाद कह रहा है 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए फ्लॉड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस व्यवस्था की अनेक खामियां हैं। जैसे रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना किया गया है, वो आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने का अनुशंसा दे दिया था, आरसी दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 75। 75 दोस्तों क्या हो रहा है? देखिए 1859 के नील विद्रोह, नील विद्रोह कहाँ हुआ है? बंगाल। 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका चित्रण जो है नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था। सही है। यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ था। नहीं, गलत है। ये कह रहा है कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था। सही है। 75 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगर नील आंदोलन की बात करें तो इसकी जांच हेतु 1860 में जो है इसका गठन किया गया था। नील आंदोलन की बात जो करें 1860 में नील आंदोलन का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 76 दोस्तों क्या कर रहा है? देखिए, किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया था? किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका जो है बहिष्कार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन आयोग। साइमन आयोग सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर जो है बहिष्कार कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और इसमें याद कर लेते हैं। जैसे 1919 के अधिनियम के तहत जो है जांच के लिए 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था और उस समय भारत के सचिव कौन थे? बर्किनहार्ड के द्वारा जो है किया गया था, वही सचिव थे भारत के समय 1927 के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है? जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया कब? ये भारत में मिलाया गया जनमत संग्रह द्वारा। और ये कब मिलाया गया है? ये मिलाया हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है मिलाया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया था। जैसे देसी रियासत के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों 3 देसी रियासत थे, वो बिल्कुल भारत में नहीं मिल रहा था। जैसे एक तो जूनागढ़ हो गया और एक हो गया देखिए हैदराबाद हो गया और एक हो गया आपको कश्मीर भी जो था देसी रियासत, वहाँ के राजा हरि सिंह थे, वो भी जो है नहीं मिल रहे थे। चलिए लेकिन सरदार पटेल की जो है वो बहुत उस समय बहुत हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे वीर थे। उन्होंने एक दिन में बहुत सारे मतलब कि क्या बताएं, लगभग देसी रियासत की बात करें तो देसी रियासत कितने थे? देसी रियासत थे 293 देसी रियासत थे। 293 में कितना मिला लिया था? लगभग टोटल तो मिला ही लिया था सरदार पटेल जी ने। बाकी ये 2-3 जो बचे थे वो नहीं मिले थे, लेकिन इसको भी पुलिस से डंडा मार के जो है मिलवा लिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे साथ में और सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 78 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा से अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 वो किससे संबंधित है? तो वो है मौलिक अधिकार से। चलिए
और इसमें ये परिभाषा जो है इसके देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जाते हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करना जो है अनुच्छेद 13 से कहलाता है। अनुच्छेद 35 की बात करें तो क्या कहता है, संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावित बनाने में जो है कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे संसद में कुछ एक्स्ट्रा कानून बनाने का जो शक्ति है वो संसद के द्वारा दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत कहता है, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 की बात कर लेते तो इसमें संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल के, पुलिस बल को खुफिया एजेंसियों के अधिकार युक्त हेतु जो है प्रतिबंध लगा सकता है। और इसके अंतर्गत विधि निर्माण के अधिकार को सिर्फ संसद को ना कि राज्य के विधानमंडल को भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर का, अरे जी कहाँ भाग गया जी, हट, हाँ 79। देखिए क्या कह रहा है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की सुझाव की स्थापना किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। चलिए आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए जीके में एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग जानिएगा तो बहुत ही लाभदायक होगा, समझ में भी आएगा, और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए तो इसके देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार की अगर बात करें तो इस आयोग का जो है जो ये नियुक्ति की गई थी, आयोग का गठन किया गया था 1966 से 67 के बीच में किया गया था, और ये सिफारिश किया गया था नागरिक की समस्या के समाधान के हेतु लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, और सबसे पहले खुफिया एजेंसी जो है लोकपाल ही बनाई गई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। सरकार उसके बाद फिर सरकारी आयोग जो है 1983 के संबंध में केंद्र राज्य संबंधों से जो है सुधार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 80 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 80 कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के तारीख जो है निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, हमारे द्रौपदी जी मुर्मू जी। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बने, कैमे राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच के जो अध्यक्ष है वो चुनाव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 कह रहा है किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया आयोग के द्वारा। किस आयोग की सिफारिश पे? तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पे अनुच्छेद 115 में ये संशोधन कर व्यवस्था की गई थी कि जानी चाहिए कि यह सरकारिया आयोग से जो है सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, 82 कह रहा है राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समयावधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। 2 माह जो है संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समयावधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर 83 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए ये हो जाता है 3 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष का होता है, या फिर अगर आप अपने उनके एज के अनुसार 70 वर्ष हो गया तो भी वो वहाँ पे पद उनका निरस्त हो सकता है। 3 वर्ष तक रहता है या फिर 70 वर्ष के पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है VVPAT के संबंध में असत्य कौन है? VVPAT के संबंध में असत्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असत्य। यही तो असत्य है, बाकी सब सत्य है। यह एक अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली के तहत काम करता है, गलत। यह एक प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली के काम करता है, ये जो अप्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए 1 मिनट दोस्तों, एक कॉल आ गया फिर से। चलिए तो दोस्तों 84 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, यही ना देख रहे थे। 84 नंबर दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, VVPAT के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये तो बता दिए थे, ऑप्शन नंबर बी, ये अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली DRI के तहत काम करता है, नहीं अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 85
85 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों में गाने का समय क्या होता है। मतलब राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों के गाने का समय क्या होता है संक्षिप्त रूप से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेकेंड। लास्ट की जो पंक्तियां होती है उनका गाने का समय क्या होता है, 20 सेकेंड होता है दोस्तों, 20 सेकेंड होता है। जैसे राष्ट्रगान की गायन की अवधि जो है ऐसे अगर बात करें तो हो जाता है 52 सेकेंड, पूरी जो है 52 सेकेंड, और इनके संक्षिप्त रूप जो समय लगभग है वो क्या है 20 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 86 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं। इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी कह रहा है सिर्फ रबी की फसलें हैं, सिर्फ रबी की फसलें। तो जौ और चना जो है सिर्फ रबी की फसलें, बाकी क्या है, बाकी खरीफ फसल और गर्मा फसल के अंतर्गत आता है। तो देखिए हम लोग कुछ रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में एक मिनट दोस्तों, चलिए हम लोग रबी फसल, खरीफ फसल और गर्मा फसल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि ये कब और ये किस किस फसलों से संबंधित है। तो रबी फसल की अगर बात करें, अगर रबी फसल की बात करें, रबी की फसल की बात करें तो रबी फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। फिर से बता देते हैं, रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूँ ये अक्टूबर नवंबर में बोई गई, गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ये सब जो क्या है, अलसी, ये सब क्या है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब बात करते हैं खरीफ फसल के दोस्तों। खरीफ फसल की अगर बात कर लेते हैं खरीफ, तो ये जो है जून जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन ये फसल आता है, देखिए जैसे धान हो गया, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, सोयाबीन हो गया, ये सब जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। गर्मा फसल की बात करें तो ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काटा जाता है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज जैसा है ना दोस्तों, ये गर्मा फसल बिल्कुल देखिए गर्मी में होगा ये सब, इसीलिए इसको गर्मा फसल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 87, भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल क्या कहलाती है। देखिए भारत में दूध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भदावरी। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में हम देखे हैं, इसको क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारा सेट प्रैक्टिस में इसको भी देखे हैं भदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भदावरी। बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, जैसे भदावरी अपने दूध वसा प्रतिशत के लिए बेहतर भैंस मानी जाती है, जैसे कि 13% दर्ज किया जाता है इसमें। बात कर लेते हैं अगर भैंस की, तो ये जो है किस प्रजाति, तो मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाला नस्ल कौन है, मुर्रा। भारत में पाई जाने वाली सबसे अच्छी नस्ल कौन है, भारत में पाई जाने वाली अच्छी नस्ल में भैंसों की संख्या देखिए कौन कौन सी आती है। तो जैसे आती है भारत में मुर्रा कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा की अगर क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र में बात करें तो मुर्रा जो भैंस है वो सबसे ज्यादा वहाँ पाया जाता है। उसके बाद भदावरी की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हल्का फल्का कभी बिहार में, ये सब भी जो है भदावरी नस्ल की जो है भैंस पाई जाती है। बात कर लेते हैं गुजरात में किस नस्ल की पाई जाती है, जाफराबादी नस्ल की जो है गुजरात में, और फिर सुरती एक और सुरती गुजरात में, सुरती जो है गुजरात में। नागपुरी एवं एलिचपुरी ये महाराष्ट्र में, नागपुरी एवं एलिचपुरी महाराष्ट्र में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार कहाँ है, हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार कहाँ है, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल के निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ये हो जाएगा डी, स्यूडोमोनास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो 89 का, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केल्विन चक्र के स्तर पर जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दोस्तों,
90 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के होमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाचयी क्रिया है। जल्दी जल्दी देखिए, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैट के साथ। कह रहा है 92 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? विकार मूलतः होते हैं। विकार मूलतः क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन जो है विकार मूलतः क्या होता है? प्रोटीन। ये जो है एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से एक साथ जुड़े एमिनो अम्ल जो है युक्त प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है दोस्तों? 93 देखिए क्या कर रहा है? गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं, ये डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 94 देखिए क्या कर रहा है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में जो है पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। चलिए और पेंगुइन की बात कर ले तो ये जो चिड़िया है ये उड़ नहीं पाती है, सब चिड़िया उड़ नहीं पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 कह रहा है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन जो है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए 96 क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता? इसका राइट आंसर जाएगा कार्लोस अल्कराज। देखिए ये हम आज का करंट अफेयर्स में बता रखे हैं। अगर देखिए करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो आप YouTube चैनल में जाइएगा, ज्ञान बिंदु स्टडी चैनल में प्लेलिस्ट में देखिएगा तो एक डेली करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग उसमें जा करके उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स का मतलब होता है हम टॉप 10 करंट अफेयर्स एक शॉर्ट्स के माध्यम से लाते हैं और शॉर्ट्स के माध्यम से ही हम कम से कम 10 करंट अफेयर्स को, टॉप करंट अफेयर्स जो होता है ना वो उसको उठाते हैं और वो 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करवाते हैं। तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग देख लीजिएगा जा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 97 क्या कर रहा है दोस्तों? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, आशा भोसले जी को जो है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किया गया। ये देखिए पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 98 रेड आर्ट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो यार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से संबंधित है रेड आर्ट चटनी, ये जो है 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 99 क्या करते हैं? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है किस राज्य की प्रमुख योजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य की जो ये योजना है शक्ति स्मार्ट योजना है। आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो कर्नाटक राज्य में है और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए जो है स्मार्ट कार्ड प्रदान करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ बस सेवा फ्री है ना, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 और इस टेस्ट का देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हमको ये भी होने लगा है, टाइम ज़्यादा हो गया ना, हल्का फुल्का नींद आने लगा दोस्तों। तो इस टेस्ट के बाद हम लोग इस टेस्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसके बाद आप लोग मैथ का भी जो है सोल्यूशन देख लीजिएगा। मैथ का सोल्यूशन कुछ देर में आएगा, तो पहले इसका ही सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे से जो नाटो का महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का संबंध जो है नॉर्वे से है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 4 अप्रैल, जिसकी स्थापना हुई थी
कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 4 अप्रैल 1949। इसको पक्का आप लोग लिख लीजिएगा। 4 अप्रैल 1949 को है जो नाटो का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, 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 ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। और बता दें, इसमें नाटो में अभी कुल 32 सदस्य हैं। और 32वां देश कौन बना है? स्वीडन। लास्ट के 32वां देश कौन बना है? स्वीडन। और भारत इसका सदस्य नहीं है। चलिए आज का शॉर्ट सॉल्यूशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट ये बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 16 में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।